अस्सलाम वालेकुम। कसरे इंसाफ से सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। नाजरीन, आपने पहलवानों की लड़ाई तो देखी ही होगी, या अगर आपका देसी माहौल से ताल्लुक़ नहीं रहा तो आपने टेलीविज़न पर रेसलिंग तो देखी ज़रूर होगी। पहलवानों के मुकाबले में उनकी कुश्ती में होता ये है कि जब मुकाबला शुरू होता है, पहलवान मैदान में उतरने लगते हैं तो उससे पहले जो तमाशाई होते हैं उनकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। सीटी बजती है मुकाबला शुरू होने के लिए तो हर जानिब से सभी लोग तालियां बजाते हैं। उसके बाद जब पाला पड़ता है, एक ने दूसरे को दाव लगाया तो उसके हामी इस तरफ से तालियां बजाते हैं, दूसरी साइड खामोश रहती है। जब दूसरे का हाथ तगड़ा पड़ा तो ये साइड तालियां बजाती है और ये खामोश रहती है। ये सिलसिला चलता रहता है यहाँ तक कि कोई ना कोई दूसरे को गिरा नहीं लेता और यूँ मुकाबला ख़त्म हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि दोनों पहलवान बहुत तगड़े निकले और मुकाबला ख़त्म होने के बजाय तवील होता गया। अब ऐसी सिचुएशन में जो तमाशाई होते हैं उनकी एक्साइटमेंट थोड़ी बेचैनी में और इस्तराब में बदलना शुरू हो जाती है। उनके अंदर से एक ख्वाहिश होने लगती है कि काश अब ये मुकाबला खैर खैरियत से ख़त्म हो जाए, कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। ऐसे में कई बार दोनों पहलवान भी फाउल पर उतर आते हैं। उनके अंदर का गुस्सा होता है कि जब मैं इतना अच्छा दाव लगा रहा हूँ तो दूसरा हार क्यों नहीं रहा, दूसरे की पीठ क्यों नहीं लग रही, और दूसरा भी ऐसा ही सोच रहा होता है। इसी कैफियत में ये मुकाबला गुस्से में बदल जाता है और ज़ाती गुस्सा फिर एक दूसरे पर नज़र आना शुरू हो जाता है। पहलवान एक दूसरे को दाव पेच लगाते हुए फाउल पर उतर आते हैं और कई बार हाथापाई तक नौबत आ जाती है। इस दौरान दो ही सूरत हाल हैं जो मुमकिन होती हैं। एक तो रेफरी सीटी बजाता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेफरी की बात भी बाज़ दफ़ा नहीं मानी जाती, उल्टा रेफरी को भी फेंटी पड़ जाती है। ऐसे में गांव देहात के माहौल में तो ये होता है कि चंद मुअज़्ज़िन उठ के आ जाते हैं और दोनों एक एक बंदे को पकड़ के साइड पे ले जाते हैं और कहते हैं कि चलो यार बस करो, जान दो। पाकिस्तानी सियासत का हाल इन दिनों कुछ ऐसा ही है। पहलवानों की लड़ाई तो कई साल से जारी है। देखने वाले अवाम पहले तालियां बजाते रहे और अब इज़्तिराब और बेचैनी का शिकार हैं। रेफरी का किरदार अदालतें निभा रही हैं, लेकिन अब अदालतें सीटी बजाती हैं तो उनकी सुनी नहीं जाती, उल्टा अदालतों पर भी कीचड़ उछलने लगता है। जिसके हक़ में फ़ैसला हो वो मानता है, जिसके हक़ में फ़ैसला ना हो वो नहीं मानता और उसके खिलाफ़ प्रोपेगेंडा भी शुरू किया जाता है। जजेस की ज़ाती किरदार कुशी भी की जाती है। जजेस इसकी शिकायत भी करते हैं और आज चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब भी ऐसी शिकायत करते नज़र आए। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की किरदार कुशी की जाती रही और ये दोनों तरफ के पार्टीज़ करती हैं और ये सिलसिला आज का नहीं, ये 2-3 साल से शुरू है और जारी है। लेकिन ये जो सियासी पहलवानों का अखाड़ा है इसमें मैच ख़त्म होके नहीं दे रहा और चूँकि रेफरी की अदालतों की सुनी नहीं जा रही तो बड़ा कोई मौजूद ही नहीं जो आकर दोनों को पकड़ ले और कहे कि बस करो यार, जाने दें। एक ज़माना था पीर पगाड़ा साहब, उनका नाम बड़ा मशहूर था कि वो अपने घर पे कोई दावत रख लेते थे और सियासी हरीफों को भी कहते थे बिठा कर बस करो यार, जाने दो। बात आगे बढ़ जाती थी, सिलसिला जो है वो संभलना शुरू हो जाता था। लेकिन आज बदकिस्मती देखिए पाकिस्तान की कि ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं जिसके आगे सब खामोश हो जाएं, जिसके एहतराम में सब अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, अपनी अपनी तलवारें नियाम में रख लें और एक दूसरे के गिरेबान से हाथ छोड़ दें। और बदकिस्मती ये भी है कि ये सिलसिला आगे भी रुकता नज़र नहीं आ रहा। इसे आप मुल्क में लीडरशिप का कहत नहीं तो और क्या कहेंगे कि जब कोई भी एक ऐसी कदावर शख्सियत मौजूद ना हो। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को लोग कहते हैं कि 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और उन्होंने बहुत सीखा है, लेकिन क्या सीखा है? जब वो ऐसी लीडरशिप नहीं सीख सके कि मौजूदा बहरान से मुल्क को निकाला जा सके, कौम को उम्मीद दिलाई जा सके और सियासी इंतशार का रास्ता रोका जा सके। इमरान खान की तो बात ही क्या, इमरान खान के ऊपर तो लोगों को इल्ज़ाम और शिकवा ही यही है कि वो बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि मैं नज़रियातियों में इनके साथ बैठा सियासत ख़त्म हो जाएगी। इसी ज़िद में मैच इतना लंबा हुआ कि अब इमरान खान की जदोजहद, जो आज की मेरी ख़बर है वो ये है कि वो जदोजहद कह लें या वो अपना जो जिस पोजीशन का वो शिकार हैं पिछले 3 साल से, वो अब मज़ीद तवील हो गई है। और ये ख़बर उनके अपने चाहने वालों और अपने जो कारकुनान हैं उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आखिर हर जदोजहद की एक उम्र होती है
और उसके बाद लोग थक भी जाते हैं। इमरान खान साहब अगर गौर करें तो 3 साल के दौरान उन्होंने जो जदोजहद की, पहले सड़कों पर होता था सब, उसके बाद पहली उम्मीद ये थी कि जी हमने असम्बलियाँ छोड़ी हैं तो हम नया इलेक्शन जल्द ले लेंगे। भरपूर जदोजहद हुई लेकिन जल्द इलेक्शन नहीं मिला, आम इंतखाबात मुकर्रर मुद्दत से भी ताख़ीर से हुई। फिर दूसरी जदोजहद ये थी कि हम आम इंतखाबात में टर्न आउट ज़्यादा होगा और हमारे वोटर ज़्यादा निकलेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। वोटर्स भी निकले लेकिन हुकूमत नहीं मिली। तीसरा उनका ये था कि मैं चोरीशुदा मैंडेट वापस लूँगा, एक और तहरीक चलाऊँगा। कोशिशें हुई लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, जो मैंने पहले बताया कि रेफरी सीटी बजाता है। रेफरी ने 12 जुलाई को सीटी बजाई। मखसूस नशिस्तें जो थी उनके फ़ैसले में पीटीआई को एक इतना सा जो उसका मैंडेट था वो वापस दिया कि शायद फ्रीकेन पार्लियामेंट में बैठ जाएं और बात बन जाए। फ्रीकेन पार्लियामेंट में नहीं बैठे, उल्टा उस फैसले को गैर मौसर करने का एक फ़ैसला आ गया। अब इस सारी सिचुएशन में बात यहाँ तक भी पहुँची, सामने आती रही खबरें ज़राए से कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और कोई बात बनने वाली है, और फिर एक दिन पता चला कि बात नहीं बनी। और अब पिछले 4-5 दिन की जो डेवलपमेंट्स हैं उससे बज़ाहिर ये लगता है कि अब इमरान खान के लिए मुस्तकबिल करीब में कोई उम्मीद की किरण ऐसी नहीं है कि उनके लिए ऐसे हालात साजगार हों कि वो जेल से बाहर आएँ और अनाने हुकूमत संभालें। क्योंकि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं, वो अपने तय खुद को अगर समझते भी रहें कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये भी उनको साबित करने के लिए अब बहुत अरसा चाहिए होगा। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी और उसके बाद सामने आने वाले वाक़यात, ख़बरें, वो सब इमरान खान के लिए तशवीश का बायस ज़रूर हैं, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। इमरान खान ने अगरचे आज अडयाला जेल में जब गुफ्तगू की सहाफ़ियों से तो ये कहा कि फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन साथ उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का दफ़ा भी किया। उन्होंने कहा वो तो एक असासा थे, उनको तो बड़ा जनाब अफ़गानिस्तान के मामले पे अबूर हासिल था, वो जनाब ज़ल्मे खलीलज़ाद को और तालिबान को मेरे पास लाए थे, और उन्होंने अपनी उन पॉलिसीज़ का भी दिफा किया जो तालिबान के साथ सारा कुछ होता रहा। फिर उन्होंने बात की जी कि 9 मई मेरी गिरफ़्तारी से शुरू हुआ तो इसकी जुडिशल कमीशन बनाएं, तहकीकात करवाएं। ये सारे मुतालबात मुज़ाकरात की मेज़ पर रखे जा सकते थे, साफ़ियों से गुफ्तगू में नहीं। आज उनको गुफ्तगू शुरू होने पर रोका भी गया, लेकिन उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी ओपन कोर्ट है, मैंने गुफ्तगू करनी है। और अडयाला जेल से ही एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं उनको पहले गिरफ़्तार किया जा चुका है, और आर्मी के कुछ अफसरान मज़ीद जो हैं वो तहवील में लिए जा चुके हैं। और उनसे मुतल्लिक जो ख़बरें ज़राए से सामने आईं वो यही हैं कि उनका ताल्लुक़ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ज़रिए इमरान खान से था। अब ये ट्रायंगल बन रही है और चीज़ें मैच्योर हो रही हैं। चीज़ें मैच्योर होने के बाद जब सामने आएंगी तो मुमकिन है इमरान खान को एक और अब तक के सबसे संगीन केस का सामना करना पड़े, और उस केस की संगीनी इतनी होगी कि उसमें से अगर वो समझते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो जैसा मैंने पहले कहा, तब भी उनको ये साबित करने के लिए बरसों दरकार होंगे। और एक सियासतदान जो अपने मिड 70s में हो, उसके पास इतना वक्त नहीं होता तंदुरुस्त व तवाना रहते हुए दोबारा जदोजहदें करने का। और कारकुनान जो 9 मई के बाद पहले ही, कारकुन कौन होता है? कारकुन इस मुल्क का एक आम लड़का होता है, किसी भी घर का, मिडिल क्लास का हो, एलीट का हो, या जो भी हो, उसकी एक फैमिली होती है, उसके माँ बाप होते हैं। जब पर्चे कटते हैं, जब पुलिस पीछे पड़ती है और जब हसास मामला जुड़ जाए उसके साथ, तो उसके बाद वो कारकुन नहीं इस काबिल रहता कि वो बार बार आपकी कॉल पर बाहर निकलेगा और बार बार आपके साथ आकर खड़ा होगा, और आप कोई भी जो जदोजहद करेंगे उसमें आके जनाब कहेगा बिस्मिल्लाह। और जब चीज़ें इस तरह की सामने आने लगें तो लोग किनारा कर लिया करते हैं। आपकी जो बाहर क़यादत मौजूद है उससे पूछें कि उन्होंने जितने टेस्ट लगाए हैं, जलसे जुलूस करने की कोशिशें की हैं, उस दौरान क्या हुआ है। आप लोगों को कह रहे हैं जी कि एनओसी के बगैर जलसा ना करें। जब आपको पता है कि अब एनओसी के बगैर जलसा भी ख़तरा है, तो उस दौरान क्या मुज़ाकरात सियासी हरीफों से एक बार कर लेना, या कम अज़ कम बातचीत शुरू कर देना, उसमें कोई गलत बात थी। चलें, कसूर वफाकी हुकूमत का भी हुआ होगा, वो भी हमने तफसील से डिस्कस किया है कि वफाकी हुकूमत ने 12 जुलाई के बाद एक बड़ा अच्छा मौका मिला था। सब ने अरशद नदीम की मिसालें दी। पिछले 3 साल से जो एक बबल क्रिएट हुआ है इस मुल्क में पोलराइजेशन का, नफ़रत का, अरशद नदीम के नेज़े ने उसमें पहला सुराख किया था। अगस्त का महीना था और कौम पूरी एक होकर उनको सेलिब्रेट कर रही थी। अरशद नदीम के लिए बहुत से इनामात, एज़ाज़ात
दिए गए, दिए जा रहे हैं। बड़ा वालिहाना इस्तकबाल हुआ और होना भी चाहिए था। लेकिन यूं ही एक ख़्याल आता है कि काश अरशद नदीम वापसी पर एक और एज़ाज़ और अवार्ड भी अपने लिए मांग लेते। वो इस्लामाबाद भी आए, वो KPK भी गए हैं, वो कराची भी गए हैं, वो सब मुतल्लिका हुकूमतों से मिल रहे हैं, मुतल्लिका अफ्रीकन से मिल रहे हैं। काश वापसी पर वो सबको कहते कि लें जी, वो नफ़रत, वो तकसीम मैंने अपने नेज़े से फाड़ के पर फेंक दी है। अब आप मिलें और मुझे एक तोहफ़ा और दें कि मुझे सियासी इस्तेकाम चाहिए, मुझे आप लोगों की यूनिटी चाहिए। और मैं अभी अभी ये जायका चख कर आया हूँ। मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तानी बनकर जीतना आप लोगों की ज़ाती सियासी लड़ाइयाँ जीतने से बहुत बड़ा नशा है। काश अरशद नदीम अपने लिए एक इनाम ये भी मांग लेते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।